Good morning to all of you. Welcome back to the Physics पाठशाला. My name is अमरीश सिंह और आज जो हमें टॉपिक बेटा पढ़ना है वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट। मतलब कि एक शीट है आपके पास, जैसे गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस को हम अभी तक पढ़ रहे थे। इसके पहले हम लोगों ने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, बट नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूले मदद से नहीं, हमने गॉस की मदद से निकाला था, जो एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आर डिस्टेंस पर आपको मिला था लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। आर वाज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। ठीक है, वैसे ही अगर आपको मान लो एक शीट दे दी जाए, एक इनफाइनाइट शीट, ठीक है, उस शीट के ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और वो चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, तो उस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है, मींस कुल मिलाकर निकालना फिर वही बेटा, वी हैव टू इवेलुएट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट। ठीक है, पूरी एक इनफाइनाइट बड़ी सी चार्ज शीट होगी, थिन शीट है। ध्यान देना इस बात को, जो डेरिवेशन हम लोग करेंगे ये शीट कैसी है, थिन है, यानी बहुत ही पतली है। थिन शीट होने का मतलब हम जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मानेंगे वो शीट के किसी एक ही तरफ होगा। ऐसा नहीं है कि शीट में दोनों तरफ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, नहीं, द चार्जेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली ऑन एनी ऑफ द सरफेस ऑफ द शीट। ठीक है, तो उस शीट की वजह से किसी पॉइंट आर पर, और वो आर पॉइंट कहीं भी हो सकता है, नॉर्मली यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये शीट है आपके पास, ये कोई शीट है, इस शीट के ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक, और आपको इस शीट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे दे रखा है, सपोज दैट मेरे पास एक ऐसी शीट है, बहुत ही पतली सी थिन शीट है, और इस शीट की वजह से इससे आर डिस्टेंस पर मुझे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। नाउ दिस टास्क वी आर गोइंग टू डू विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। दिस इज द सेकंड application of Gauss theorem. Okay, so what will be the value of electric field due to this sheet at the point, this one, which is at a distance r from the center of the sheet. ठीक, तो पहले कुछ चीजें जान लीजिए भाई। गॉस थ्योरम लगाना है, ठीक है, तो गॉस थ्योरम के लिए आपके पास गॉसियन सरफेस होनी चाहिए, बट उसके भी पहले यहाँ पे एक कंफ्यूजन आपके मन में क्रिएट हो जाती है। इसका मतलब क्या है, हालांकि मैंने इसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपको समझाया था कि इंफिनिटी का सेंस क्या होता है। अगर मैं कह रहा हूं कि दिस शीट इज ऑफ इनफाइनाइट साइज, तो इसका यह मतलब नहीं कि बहुत बड़ी है। इनफाइनाइट साइज, जो इंफिनिटी वर्ड आता है वो हमेशा बेटा एक रिलेटिव वर्ड है, ठीक है, किसी के कंपैरिजन में। यहां पर हम इस शीट की वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। नाउ दिस शीट इज कंसीडर्ड एज अ इनफाइनाइट प्लेन शीट विद रिस्पेक्ट टू दिस डिस्टेंस आर। ओके, ये जो डिस्टेंस आर है ना, जैसे ये पूरी शीट है, इस शीट में मान लो लेंथ 2 मीटर है, इसकी ब्रेथ मान लो 4 मीटर है, तो 2 क्रॉस 4 का इसका पूरा एरिया आएगा। अब इसकी वजह से 1 mm डिस्टेंस पर मैं पूछूं कि शीट की वजह से 1 mm डिस्टेंस पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो जरा सोचो ना कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 मीन्स इस शीट का जो एरिया, रेक्टेंगुलर शीट जो है उसका एरिया नियर अबाउट 4 टू द 8 मीटर स्क्वायर, 8 मीटर स्क्वायर है। 8 मीटर स्क्वायर शीट के रिस्पेक्ट में 1 mm की डिस्टेंस क्या है, कुछ नहीं, नेग्लिजिबल है। तो ये कह सकते हो ना कि विद रिस्पेक्ट टू दिस डिस्टेंस आर, दिस शीट इज बिहेव्ड एज अ इनफाइनाइट प्लेन। ये इसका मतलब होता है। जैसे मान लो आप अर्थ पे हैं, जैसे आप बैठे हैं, खड़े हैं, कहीं पे भी हैं, इस अर्थ पर खड़े होकर क्या आप इस अर्थ के और छोर को देख सकते हो? एंड पॉइंट अर्थ का क्या है? नहीं दिखेगा, देख ही नहीं सकते। आपको ऐसा लगेगा ना, जहां तक देखोगे अर्थ का स्पैन ही स्पैन है, लंबाई इधर भी अर्थ दिखेगी, राइट साइड, लेफ्ट साइड, आगे पीछे, हर तरफ कैसी दिखेगी, अर्थ दिखेगी। तो हमें ऐसा लगता है कि जितनी हाइट से हम देख रहे हैं, जैसे मेरी हाइट 6 फीट है, तो मैं 6 फीट हाइट से अगर देख रहा हूं तो मुझे अर्थ कैसी दिख रही, इनफाइनाइट प्लेन शीट जैसी, एकदम प्लेन दिख रही है। बट क्या ये ऐसा है, क्या अर्थ इनफाइनाइट प्लेन है? ऐसा तो है नहीं। आप थोड़ा सा अर्थ सरफेस से ऊपर चले जाइए, जैसे स्पेस से अगर आप अर्थ को देखते हो तो कैसी दिखती है, इतनी सी दिखती है, छोटी सी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा। अर्थ इनफाइनाइट शेप की थोड़ी है, इनफाइनाइट साइज की थोड़ी, जो हमारे मन में इन्फिनिटी बैठा हुआ कि इन्फिनिटी मतलब एकदम जो शुरू हो रहा है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, ऐसा नहीं है। यहां पे इन्फिनिटी का मतलब ये है कि जिस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस शीट की वजह से निकालेंगे, दैट ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज वेरी नियरर टू द शीट।
तो ये जो रिजल्ट अभी निकलने वाला है ना इस शीट की वजह से, आप इस आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, द फॉर्मूला ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वैलिड ओनली इफ द ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। अगर दूर बहुत चले जाएंगे तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक, तो हमें क्या करना है भाई, हमारे पास एक ऐसी शीट दी गई है, ये ऐसी शीट है, और इस शीट की वजह से इस पॉइंट पर हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो आप पहले डायरेक्शन सोच लेते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कैसे। अब इसको जरा सोचो, इस पूरी शीट में बहुत सारे एरियाज होंगे ना, एक छोटा सा एरिया यहाँ कट कर लो, एक छोटा सा सरफेस एरिया ये कट करो। अब इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, तो मैं डायग्राम इधर बना दे रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए आपको। मान लो एक ऐसी शीट है और इस पे पूरे चार्जेस हैं, ऐसे प्लस मान लो, और इस पॉइंट पे आपसे कहा गया कि आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो देखो इस पे एक छोटा सा एरिया यहाँ पर, एक छोटा सा एरिया यहाँ पर एज्यूम करो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी होगी। मान लो ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ है, ये हो गई ऊपर, मान लो फर्स्ट शीट है, मतलब कि पहला एरिया है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी। एक छोटा सा शीट ये है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, कुछ ऐसी होगी। ये मान लो सेकंड फेज की वजह से होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे कि नहीं, जैसे आपने पहले तोड़ा था। ये मान लो अगर ये ऐसे जाएगा, ये मान लो थीटा है तो भी क्या होगा थीटा, ये E1 है तो इसका इधर कंपोनेंट E1 cos थीटा, इसका इधर कंपोनेंट E2 cos थीटा, इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा क्या E1 sin थीटा, और इसका ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा E2 sin थीटा। ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, E1 E2 की वैल्यूज क्या होंगी, बिल्कुल इक्वल होंगी। तो E1 sin थीटा E2 sin थीटा क्या होगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। केवल और केवल इसकी वजह से भी इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और नीचे वाले सेगमेंट की वजह से भी इसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना, E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा। अभी E1 E2 को मैग्नीट्यूड बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ डायरेक्शन बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कहीं भी ले लो बेटा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ कहीं भी चले जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसी होगी, ये ऐसी होगी ना, ये ऐसी ये ऐसी ये ऐसी। यानी इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बिल्कुल रेडियली परपेंडिकुलर आउटवर्ड ही तो होगी। बात समझ में आ गई ना। इसकी वजह से नीचे E1, इसकी वजह से ऊपर E2, E1 का एक कंपोनेंट E1 cos थीटा, E2 का एक कंपोनेंट E2 cos थीटा, दोनों डायरेक्शन सेम है। E1 sin थीटा E2 sin थीटा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, बाहर की तरफ। ठीक, मतलब ये हो गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पे हम निकालना चाह रहे हैं, मान लो ये पॉइंट P है, यहाँ पर कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर की तरफ। ऐसे कहीं भी किसी पॉइंट पे चले जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, बाहर की तरफ होगी। ये ऐसे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी इस शीट से। अच्छा ये शीट है ना, ये शीट है, जैसे मान लो ये आपको एक शीट दी गई है, इस शीट पे प्लस चार्ज है, तो इस प्लस के आगे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस शीट के पीछे भी होगी ना। देखो यहाँ पर चार्जेस है, बहुत पतली शीट है, बहुत पतली शीट है, विद नहीं बिल्कुल भी। तो इस शीट के ऊपर मान लो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इससे आर डिस्टेंस आगे और इससे आर डिस्टेंस पीछे, दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, यानी कि इस शीट के पीछे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इधर भी ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, ये ऐसे। अब वही रेडियली परपेंडिकुलर टू द शीट आउटवर्ड। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि इस शीट की वजह से, ये शीट है, इस शीट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, ऐसी होगी, ये हर पॉइंट पर बिल्कुल बाहर की तरफ, और ऐसे ही पीछे भी परपेंडिकुलर शीट के बाहर की तरफ होगी। ठीक, खैर अब जरा सोचो, अगर आपको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो गॉस थ्योरम तो तभी लगा पाओगे जब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक गॉसियन सरफेस चूज करनी पड़ेगी। ठीक है, अब गॉसियन सरफेस की शेप और साइज मैं पहले ही आपसे कई बार कह चुका हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गॉसियन सरफेस कैसे चूज करते हैं, बट ध्यान इतना रखना है कि गॉसियन सरफेस लेना कुछ ऐसा है कि आपकी कैलकुलेशन क्या हो, आसान हो। क्योंकि पहले ही बता चुका हूं गॉस लॉ इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, बट वो हमारे लिए यूजफुल होगा कि नहीं वो डिपेंड करेगा कि हमने गॉसियन सरफेस कैसी चूज की है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले काम क्या करना है, अब जरा सोचो, इस शीट के इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, निकालना हमको इसी तरफ है, लेकिन इस शीट के दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब जरा सोचो ना, इसको कैसा शेप लें कि ये कवर हो जाए और सिमेट्रिकल हो। तो मेरे ख्याल से देखो ये बिल्कुल ऐसे ऐसा नहीं, ये ऐसे पूरा पिल बॉक्स जैसा आपको गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। बुक्स में आपको ये सेंटेंस मिलेगा पिल बॉक्स। जैसे होम्योपैथी की दवाइयां आप लेने जाए तो होम्योपैथी वाले छोटी सी डिब्बी देते हैं, उसमें सफेद कलर की गोलियां होती हैं, उसमें वो अपना दवा वगैरह डाल देते हैं। वो जो गोली का डब्बा होता है ना, दैट इज कॉल्ड पिल बॉक्स। बेसिकली नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में शुरुआत किया गया था इन सब चीजों का, बट अब तो हर जगह मिलता है, होम्योपैथी में स्पेशली यूज किया जाता है। तो वैसा कुछ पिल बॉक्स जैसा हमें एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक, इस डायग्राम को थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर लो, फिर आगे डेरिवेशन की बात करें। चलो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे जो एक सिलिंड्रिकल पिल बॉक्स टाइप का होगा। ये ऐसा, ठीक है, ये हमारा एक गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर लिया। अब जैसे अगर याद हो आपको
तो आपने जो वायर वाले केस लिए थे, वायर लिया था, उस पे एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया था, उसमें गॉसियन सरफेस के जो साइज थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, अंत में जाके वो इंडिपेंडेंट टू द साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस आई थी। इसमें भी वही होगा, आप चाहे इतना बड़ा सिलेंडर, इतने एरिया क्रॉस सेक्शन सिलेंडर मान लो, चाहे पूरी शीट को लेता हुआ गॉसियन सरफेस मान लो, मर्जी आपकी, रिजल्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये गॉसियन सरफेस कैसी भी चूज कर लो, इतने छोटे से क्रॉस सेक्शन एरिया के इतने बड़े क्रॉस, इतना बड़ा सिलेंडर रिज्यूम कर सकते हो, इतना बड़ा सिलेंडर रिज्यूम कर सकते हो, कुछ भी मान लो, फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि इस शीट से ऐसे आर पार, बिल्कुल जैसे कुछ ऐसा, जैसे मान लो ये शीट थी आपकी, ठीक है, इस शीट पर प्लस चार्जेस थे, तो मैंने इसको बिल्कुल बीचों बीच से ये ऐसा कुछ गॉसियन सरफेस मान लिया। ठीक, ये हो गई मेरी शीट और ये हो गया मेरा गॉसियन सरफेस, सिलिंड्रिकल टाइप। ठीक है, अच्छा मैंने कहा था गॉसियन सरफेस बेटा सिमेट्रिकल होगी। ठीक है, तो आर डिस्टेंस आगे होगा ये गॉसियन सरफेस और आर ही डिस्टेंस पीछे की तरफ। ठीक है, लेट अस टेक द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, let us take the area of cross section of cylindrical Gaussian surface। जो आपने सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस मानी है, इसका एरिया मान लो कितना है बेटा, a, रेडियस वगैरह कुछ मानने की जरूरत नहीं, इसका एरिया कितना है, a है। तो ये जरा सोचिए, पूरी पूरी सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल होगी, तो हर जगह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, a। तो जो शीट के ऊपर ही जो एरिया ये कट कर रहा है शीट का, इसका एरिया भी कितना होगा, a ही होगा। ठीक है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a, इधर भी a, इधर भी, ये डिस्टेंस भी r है और इसके पीछे भी डिस्टेंस क्या है, r है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि गॉसियन सरफेस इस शीट से सिमेट्रिकल होनी चाहिए, तो जैसे इधर वैसे ही इधर भी होनी चाहिए। ठीक, अब हमको इसी पॉइंट पर बताना था भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी ना, तो उस पॉइंट से पास होता है गॉसियन सरफेस, आपने ड्रॉ कर लिया, तो और निकाल लेते हैं भाई इस पूरी गॉसियन सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी। ठीक है, उसी की मदद से निकालना पड़ेगा। अब ये गॉसियन सरफेस आपको दिख रही है, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस आपने ड्रॉ कर लिया है। चलो, फ्रॉम, पहले तो वही जैसे आपने वायर में किया था, एक बार फ्लक्स की डेफिनेशन से निकालेंगे फ्लक्स, फिर उसकी मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक बार गॉस लॉ की मदद से निकालेंगे फ्लक्स। ठीक है, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, इस पूरी पूरी गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, फाई थ्रू द सिलेंडर या सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। फाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, देखो इस पूरी गॉसियन, जैसे मान लो ये ही पूरी सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब इस गॉसियन सरफेस पर जैसे लिया ना आपने, ये पूरी शीट थी, अब उसमें आपने बिल्कुल एक ऐसी सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस पार करा दी ये। अब जरा सोचो, हमें पूरी शीट से बात नहीं करनी है ना, हमें केवल गॉसियन सरफेस से देखना है, गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। अब इस गॉसियन सरफेस से कितनी जगह से फ्लक्स पास होगा, वही पुराना, एक तो कर्व सरफेस से फ्लक्स पास होगा, एक इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से और एक इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सोचो जरा भाई, ये जो सेगमेंट है, इस गॉसियन सरफेस ने इतने चार्जेस को इनक्लोज किया है, तो इतने चार्जेस, इतने सेगमेंट में जितने भी प्लस चार्जेस हैं, उनकी वजह से कहां से फ्लक्स पास होगा, एक इस क्रॉस सेक्शन एरिया से बाहर की तरफ, एक इधर से बाहर की तरफ और एक कर्व सरफेस से बाहर की तरफ। ऐसे जैसे मान लो इस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस के बीचों बीच में एक बल्ब रखा हो, बल्ब, ठीक है, तो उस बल्ब से कहां से लाइट निकलेगी, इधर से लाइट निकल सकती है, इधर से लाइट निकल सकती है, और ये कर्व सरफेस, ही तीन ही सरफेस तो है ना, तो वहां लाइट का फ्लक्स है, यहाँ पे फील्ड का फ्लक्स निकाल रहे हो। मतलब कि जो फाई सिलिंड्रिकल है वो इस पूरे सरफेस में तीन जगह से निकलने वाली है। और पहले नाम दे, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हो गया, एक आपका सेकंड सरफेस ये हो गया, और थर्ड हो गया क्या, ये कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कैसे निकालते थे, छोटा छोटा एरिया कट करते थे सबका ना, देखो यहाँ पर एक छोटा सा एरिया अगर कट करोगे तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर कैसा, ये ऐसा रखा है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर, मैंने कहा था 3D सरफेस में एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड लेते हैं, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, यानी ऐसा कुछ होगा। छोटा सा एरिया इसका डी ए, भाई पूरा ए था, छोटा सा एरिया कितना है इसका, डी ए या डीएस ले सकते हो, मर्जी आपकी। और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो ऐसी है, ये देखो प्लस से बाहर की तरफ, ठीक, तो ई और डी ए के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। इस सरफेस की बात करो, इस सरफेस का छोटा सा एरिया वेक्टर कट करोगे सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ डी ए, और प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर है, बाहर की तरफ है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे ही बाहर, तो इन समय ई और डी के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0।
थीटा इज अगेन 0। कर्व्ड सरफेस की बात करो तो भाई कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। इस कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही तो एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, चाहे ऐसे ले लो चाहे ऐसे ले लो, एंगल हमेशा कितना होगा 90 डिग्री होगा। और हर जगह होगा, यहाँ का एरिया वेक्टर नीचे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 90 डिग्री, यहाँ का एरिया वेक्टर मेरी तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 90 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पर ये हो गया एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, कुछ इस डायरेक्शन, ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, यहाँ हो गया थीटा। और तो कोई सेगमेंट नहीं ना इस पूरे गॉसियन सरफेस से जहां फ्लक्स पास हो रहा हो। चलो तो फाई सिलेंड्रिकल विल बी व्हाट, फाई थ्रू फर्स्ट सरफेस प्लस सेकंड सरफेस प्लस थर्ड सरफेस, और ऐसा कर सकते हो क्योंकि फाई स्केलर फंक्शन है, इंप्लाई दैट फाई टोटल। अब डेफिनेशन क्या होती फ्लक्स की, यही होती थी, फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ई डॉट डीएस, यही करते थे। चलो अब यहाँ पे डीए लिया था तो उसी टर्म लिखना बेटा, ठीक है, क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डीए, किस सरफेस के लिए, फर्स्ट सरफेस के लिए, प्लस फाई टू कितना हो जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डीए, किस सरफेस के लिए, सेकंड सरफेस के लिए बेटा, फिर थर्ड सरफेस के लिए ऐसे ई डॉट डीए। ठीक, यहाँ पर थीटा कितना है 0, इसको ओपन करोगे ना, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। सेकंड सरफेस जो माना है, सेकंड सरफेस ये थी, यहाँ पर ई और डी ए के बीच में एंगल 0 है, फर्स्ट सरफेस में भी ई और डी ए के बीच एंगल 0 है, इस सरफेस पे ई और डी कितना है बेटा 90 डिग्री है। चलो तो फाई टोटल ई फर्स्ट सरफेस के लिए बेटा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर इस तरफ ई, और एरिया वेक्टर भी किधर इसका इस तरफ, यानी कितना बनेगा 0। तो फाई टोटल की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ये आ जाएगी ई इंटू डी ए प्लस फर्स्ट सरफेस हो गया, सेकेंड सरफेस ये माना था, इसमें भी क्या आएगा बेटा, क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0 यहाँ भी हो गया, और ये थर्ड सरफेस के लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा 0, कर्व सरफेस को कोई फ्लक्स ही नहीं पास होगा, इंप्लाइज दैट फाई टोटल। अच्छा आप जरा सोचो, पूरी की पूरी गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, मैंने आपसे कहा था हम हमेशा गॉसियन सरफेस ऐसी लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, सिमेट्रिकल होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी गॉसियन सरफेस पे कांस्टेंट है तो क्या करेंगे, बाहर निकाल लेते हैं उसको इंटीग्रेशन, इंप्लाइज दैट। चलो अब ई यहाँ दोनों से बाहर निकलेगा। अच्छा इंटीग्रल ऑफ डीए देखो, छोटा सा एरिया डीए, फिर डीए डीए डीए, पूरे डीए को इंटीग्रेट करोगे तो पूरा का पूरा इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना माना था ए, तो इंटीग्रल ऑफ डीए मिलेगा क्या, ए ही तो मिलेगा, तो डायरेक्ट लिखे। चलो यहां से ई बाहर आया, फाई निकाल लेते, फाई टोटल, यहां से ई बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रल ऑफ डीए इज ए ई इंटू ए, प्लस यहां से भी ई बाहर आएगा, इंटीग्रल ऑफ डीए इज ए, यानी क्या ई इंटू ए, तो क्या मिलेगा 2EA, इक्वेशन नंबर। यानी डेफिनेशन से गॉस जो फ्लक्स की डेफिनेशन है फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए, उसकी मदद से हमने निकाला है कि इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना है 2EA। नाउ अब क्या करते हैं, अब चलो गॉस थ्योरम की मदद निकालते हैं फ्रॉम गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है भाई कि इस पूरे के पूरे सिलेंड्रिकल सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिंपल सी डेफिनेशन है भाई, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब Q इनक्लोज्ड कैसे होगा, जरा सोचो, इस पूरे गॉसियन सरफेस ने कितने चार्ज इनक्लोज किए, जरा सोचो इसको, देखो जैसे ये है, ये मान लो शीट है आपकी, ठीक है, और ये मैंने एक गॉसियन सरफेस पार करा दी, तो जरा सोचो इस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ने जहां से इसको पिंच किया है, पंक्चर जहां पे किया है इस शीट को, केवल उतनी ही दूर का तो चार्ज इनक्लोज करेगा, यहाँ वाले चार्ज थोड़ी इनक्लोज कर रहा है। मतलब सोचो जहां पे होल आपको दिख रहा है, इस होल के बराबर इसी होल पे जितने चार्जेस होंगे उतने ही चार्ज तो इनक्लोज करेगी ये गॉसियन सरफेस, उसी की इनक्लोज की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मैं ऐसे आप बता रहा हूं, जैसे इंप्लाइज दैट Q इनक्लोज्ड, अब यहाँ पे फिर वो समेशन वाला टर्म मानना पड़ेगा सिग्मा। हम क्या करते हैं, जैसे मान लो लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी, इंप्लाइज दैट सिग्मा इज इक्वल्स टू व्हाट Q बाई 8 हो। अगर मान लो पूरे के पूरे शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, तो सिग्मा की डेफिनेशन क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो मान लेते हैं भाई Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखो Q इनक्लोज्ड इज इक्वल्स टू व्हाट, सिग्मा इनटू ए लिख सकते हो। ठीक है, चलो तो Q इनक्लोज कितना हो जाएगा, सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई, इसका एरिया तो ए ही है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए और ए, तो Q इनक्लोज कितना हो गया, इतने सरफेस का एरिया मल्टीप्लाइड बाई पूरे सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इनटू ए।
implies that phi is equals to Q enclosed की वैल्यू रखो सिग्मा यू A अपॉन एप्सिलॉन नॉट. Phi total is equal sigma into A upon epsilon naught. इक्वेशन नंबर 2. अब देखो इसी सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस का डेफिनेशन ऑफ द फ्लक्स के अकॉर्डिंग फ्लक्स कितना है बेटा? ट्वाइस ऑफ EA. इसी सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस का गॉस थ्योरम की मदद से कितना है फ्लक्स? सिग्मा इनटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अब जरा सोचो, नॉर्मल फ्लक्स की डेफिनेशन तो इतनी कहानी करनी पड़ी और सिंपल गॉस लॉ की मदद से कितना आ गया. ठीक है, लेकिन है तो इसी सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस के दोनों फ्लक्स ना, तो दोनों फ्लक्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए. फ्रॉम 1 and 2. और जरा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखें भाई, क्या दे रहा है हमको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन. इसको जरा ऐसे कर लें, यहां करते हैं. देखो ये भी फ्लक्स इसी सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस का है और ये फ्लक्स भी गॉस थ्योरम से आया है, तो दोनों फ्लक्स सेम होने चाहिए. यानी ट्वाइस ऑफ EA विल बी इक्वल्स टू व्हाट? सिग्मा इनटू A बाय एप्सिलॉन नॉट. कुछ कटेगा, A से A कट जाएगा, 2 को नीचे ले जाएगा. E इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा? सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट. मींस इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. और मैंने कहा था कि पूरे सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकल होगी, सेम होगी, यानी हर जगह वही होगी, कहीं भी आप चले जाओ. E इज इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. अब मजे की बात देखो क्या आ रही है, क्या इस पूरे फॉर्मूले में कहीं पे R का जिक्र हुआ क्या? इस R का कितनी दूरी तक जाना है, कोई जिक्र नहीं हुआ. क्या कहीं एरिया का जिक्र हो रहा है क्या? कि छोटा सिलेंडर माना था या बड़ा सिलेंडर माना था, 3A 4A कुछ भी मान लो, अंत में उसको कट ही जाना है. मतलब क्या हुआ कि किसी शीट की वजह से, किसी प्लेन यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शीट की वजह से कहीं पे भी आप चले जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. बट ध्यान देना बेटा इस बात का, द डिस्टेंस R शुड बी वेरी स्मॉल, देन ओनली दिस शीट कैन बी कंसीडर्ड एज ए इनफाइनाइट प्लेन शीट. ठीक है, जैसे मान लो मैंने वही कॉपी वाला एग्जांपल जैसे मैंने दिया था, ये मेरे पास बुक है, एक प्लेन शीट है. ठीक है, इस प्लेन शीट की वजह से इस पॉइंट पर निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, हर जगह सेम होगी. लेकिन ये तभी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं जब ये डिस्टेंस R क्या हो? बहुत ही छोटा हो. अगर डिस्टेंस R बहुत बड़ा हो जाएगा तब ये फॉर्मूला नहीं होगा, तब वैल्यू बदल जाएगी, तब वैल्यू चेंज होगी. बट नॉर्मली आपके कोर्स में ये है कि शीट की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो डिस्टेंस से क्या है? इंडिपेंडेंट है. इसका मतलब क्या हो गया? E इज इंडिपेंडेंट ऑफ R. ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहीं भी देखो, इस शीट की वजह से यहाँ लगभग हर जगह क्या होगी? डिस्टेंस कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगी. मींस E इज इंडिपेंडेंट ऑफ R. अब बोर्ड में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, शो दैट फॉर an infinite plane charge sheet the electric field is independent of R. तो यही आपको निकालना पड़ेगा. जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ले आ देंगे तभी प्रूफ हो जाएगा द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ R से कोई फर्क नहीं पड़ता. बट ये फॉर्मूला तभी तक वैलिड है जब ये प्लेन शीट इनफाइनाइट शीट जैसा बिहेव करे, यानी ऑब्जर्वेशन पॉइंट बहुत ही नजदीक हो इस प्लेन शीट के, तभी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा पाएंगे. ठीक, अच्छा ये तो है. हालांकि एक जो फॉर्मूला बताने जा रहा हूं उसको देख लो. मान लो ये शीट आपकी जो है, अभी हमने कैसे ले रहे थे, शीट की थिकनेस नहीं थी ना, बहुत पतली. लेकिन अगर मैं कह दूं कि शीट में थिकनेस भी हो, देखो थिकनेस भी है, ऐसी शीट हो तो उस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, इधर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और इस शीट पे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तब ये फॉर्मूला नहीं होगा. ठीक है, तो थिक शीट के लिए क्या होगा? फॉर थिक शीट, अगर बेटा शीट थिक है तो खुद सोचो ना. अभी हमने कहा कि इसको दो शीट जैसे मान लो इसकी एक शीट ये है, ये वाली जो आपको दिख रही है, और एक शीट इसके पीछे है. ठीक है, दोनों चार्ज मान लो इस पे भी चार्ज है और इस पे भी चार्ज है. अब जरा सोचो, इस शीट की वजह से, इस थिकनेस वाली शीट की वजह से मुझे बताओ इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो यहाँ पर एक शीट ये है, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इसको मान सकता हूं थिन की एक तरफ अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो बहुत थिन शीट होगी, इसकी वजह से यहाँ कितनी हो जाएगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. और डायरेक्शन वही ना, बाहर की तरफ. अच्छा, पीछे वाली की वजह से क्या होगी? इसमें भी तो प्लस चार्जेस हैं. अब इसकी वजह से भी तो वहां वही फॉर्मूला यूज करो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. चलो सोचो, मान लो कहाँ लिखे भाई, कहाँ लिखे, अभी तो कोशिश करता हूँ. मान लो एक शीट ऐसी है, ठीक है, और ये एक शीट ऐसी है. ठीक, अभी जो ऊपर वाली शीट है इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो मान लेते हैं भाई बहुत पतली शीट है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड, वैल्यू यही
पतली सी शीट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और पीछे वाली शीट पे भी अगर प्लस चार्जेस हैं तो उसकी वजह से भी दिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ही होगी। देखो दो शीट है, एक ये है और एक ये है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, और दोनों को एक पतली शीट मानते हुए दोनों को जोड़ देते हैं भाई। तो पहली वाली की वजह से इतनी और दूसरी पीछे वाली शीट की वजह से भी कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, जो ऐड करो तो क्या हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन कट गया, मतलब क्या बचेगा, ये बचेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा जरा, अगर शीट बहुत पतली है तो सिर्फ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और शीट अगर मोटी है थिकनेस के साथ है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हालांकि इसका इस्तेमाल नहीं करना, कोर्स में भी आपके है, मिलता नहीं सवाल इसका भी आपका, बट जानते रहिए थिकनेस वाली शीट के लिए क्या हो। अदरवाइज ये पूरा एक थिन शीट की वजह से किसी आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। बात याद करने वाली ये है कि सबसे पहले उस पॉइंट से पास होने वाला एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, फिर उस गॉसियन सरफेस से एक बार डेफिनेशन ऑफ द फ्लक्स लगाते हैं और एक बार गॉस लगाते हुए निकालेंगे फ्लक्स की वैल्यू, फिर दोनों को कंपेयर कर देंगे। दोनों को जैसे कंपेयर करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू निकल आएगी। आएगी कितनी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। निष्कर्ष क्या निकला, कंक्लूजन निकला दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड टू अ प्लेन शीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस r फ्रॉम द शीट, कंसीडर्ड दैट शीट इज ऑफ वेरी इनफाइनाइट साइज। ठीक है, इतना कंप्लीट करो इसको। नेक्स्ट जो आपका है वो इसी का एक केस दिया गया है कि सपोज दैट आपके पास दो पैरेलल शीट्स हो, एक है शीट फर्स्ट, एक है शीट सेकंड। मान लो ये फर्स्ट शीट है, ये सेकंड शीट है, और इसी पे बेटा सवाल आता है आपका, सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शीट नहीं पूछा जाता आपसे, बहुत होगा सीधे 1 मार्कर पूछता है, एससी बोर्ड में सीधे 1 मार्कर पूछता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट एट एनी डिस्टेंस r, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बट डेरिवेशन का जो पोर्शन है वो इसमें से पूछता है। सपोज दैट आपके पास दो पैरेलल शीट्स हो, शीट 1 शीट 2, और दोनों पर सिमिलर चार्जेस दिए गए हों, इस पे भी प्लस है इस पे भी प्लस है, लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग है। पहली वाली शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, दूसरी वाली शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है, और हमने लिया है लेट अस अज्यूम, वो मर्जी आपकी, चाहे जो आप मान सकते हो कि सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, मतलब यहाँ पर चार्जेस ज्यादा हैं, यहाँ पे चार्जेस कम। देखो मैंने इसलिए यहाँ 4 रोज बनाई, यहाँ पे 3 रोज बनाई, दोनों का एरिया बिल्कुल सेम लिया है। ठीक है, इसका भी एरिया ए है और सेकंड शीट का भी एरिया ए है। ठीक, अभी शीट की वजह से पूछा जाता है आपसे कैसे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, 3 रीजन से पूछता है। एक पूछता है फर्स्ट रीजन इधर, सेकंड रीजन यानी दोनों शीट के बीच में, थर्ड रीजन मतलब सेकंड शीट के राइट साइड। अब इस पे क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है, कभी यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ माइनस माइनस दे सकता है, दोनों पे प्लस प्लस दे सकता है, कुछ भी वैल्यू दे सकता है। सवाल इसी पे पूछा जाएगा, मैं डेट शुरू आपको, इसी पे सवाल आपका आएगा। सिंपल पूछता है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डायरेक्शन इन फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन एंड थर्ड रीजन। ठीक है, कैसे बनाएंगे भाई ऐसे क्वेश्चन को, देखो सबसे पहले मान लो यहाँ पे कोई ओरिजिन पॉइंट है, वो मर्जी तुम्हारी चाहे जहां जाएगा मान लो। ठीक, 3 रीजन है, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन। फर्स्ट रीजन में इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि दोनों के रीजन में आ रहा है। सेकंड रीजन में इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और थर्ड रीजन में इसकी वजह से भी और इसकी वजह से होगी। ठीक, एक बात। दूसरी बात हमने अभी तक क्या सीखा भाई कि किसी शीट की वजह से किसी भी पॉइंट r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको याद रखना, r से कोई मतलब नहीं होता, मतलब इस शीट की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी पर, ना कि डिस्टेंस पर। ठीक, चलो इसकी वजह से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E1 है, तो आप बताएंगे कि इस शीट की वजह से इस डायरेक्शन में फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, किस तरफ, इसकी वजह से परपेंडिकुलर टू द शीट, बाहर की तरफ ना, E1 बाहर की तरफ होगा। ठीक, दूसरी की वजह से प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज से बाहर की तरफ होगी, यानी E2 भी कैसी होगी, कुछ ऐसी होगी। ठीक, और मैग्नीट्यूड तो वही होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला दे रहा है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मैग्नीट्यूड में E1 की वैल्यू कुछ और होगी, E2 की वैल्यू कुछ और। चलो E1 की वैल्यू बताओ, E इज इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पहली वाली शीट की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चार्ज डेंसिटी इज डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, बीच में आ जाओ भाई, प्लस चार्ज की वजह से, पहली शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज से अवे, यानी कि यहां पर E1 कुछ ऐसी होगी ना, मैग्नीट्यूड लेते थे ना, से आप तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी बेटा, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। उसी फॉर्मूले से शीट से सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
इस रीजन में सेकंड शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी, देखो प्लस चार्ज से ऐसे होगा ना, देखो प्लस चार्ज से लेफ्ट साइड में अवे फ्रॉम द प्लस शीट ना, मतलब कि क्या लिख सकते हो, कुछ इधर होगी ना, ये हो गई क्या E2 मैग्नीट्यूड बेटा इस सरफेस, इसकी सरफेस चार्ज होंगे सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अच्छा इधर आ जाओ थर्ड रीजन में, फर्स्ट शीट की वजह से प्लस चार्ज से बाहर की तरफ, यानी या इस रीजन में E1 ऐसे होगी और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी इसका भाई, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा सेकेंड शीट की वजह से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड पल्स से बाहर ही जाती है, मतलब E2 की वैल्यू भी क्या है, इधर ही, डायरेक्शन इधर ही है, और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आप तीनों रीजन निकाले बेटा। E इन फर्स्ट रीजन, फर्स्ट रीजन देखो दो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इनटू दोनों डायरेक्शन सेम है, दोनों इसी तरफ जा रहे हैं ना। अच्छा देखो ये हो गई, मान लो ये ओरिजिन मैंने कहा था ना, ओरिजिन से इधर जाओगे तो किधर जाओगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस इधर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। अगर हम ओरिजिन से राइट साइड जाने पे पॉजिटिव मान रहे तो दूसरे आने पे नेगेटिव ले लेंगे, तो याद देखो क्या हो जाएगा, पहली वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस दूसरी भी इसी तरफ है, यानी क्या माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फर्स्ट रीजन में हो गई, माइनस से कंफ्यूज मत होना, देखो भाई इधर जा रही है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है, लेफ्ट साइड में, और ये और इधर राइट साइड में जा रही है, दो ही रीजन तो हमको मिल रहे हैं, या तो लेफ्ट चल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड या राइट चल रही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो एक तरफ प्लस तो दूसरी तरफ माइनस लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसकी वैल्यू निकाले, इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट रीजन देखो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लो, माइनस 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर निकालिए, क्या बचेगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ऐसे ही सेकेंड रीजन में और निकाले भाई इलेक्ट्रिक फील्ड E इन सेकेंड रीजन, तो देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यानी क्या कर सकते हो, इधर वाली पॉजिटिव यानी E1 पॉजिटिव लोगे, राइट साइड में जा रही सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वाली माइनस हो गई, ठीक है, ये वाली माइनस हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या कॉमन आएगा भाई, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां से भी कॉमन ले सकते हो, बचेगा क्या सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ठीक। थर्ड रीजन में आ जाओ, इन थर्ड रीजन में दोनों पॉजिटिव होगी ना, दोनों राइट साइड में जा रही है, यानी कि कॉमन ले ले 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डायरेक्ट, देखो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, क्या बचेगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये तो हो गई तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गई फर्स्ट रीजन में, ये हो गई सेकंड रीजन में, ये हो गई थर्ड रीजन में। अब इसका जो बोर्ड में आपसे पूछा गया है वो मैं लिख रहा हूं, उसको याद रखना, स्पेशल केसेस, ये तो याद ही रखना है आपको, ये तो वैल्यू याद रखनी है, किधर होगी माइनस 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, बीच में होगी 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, और इधर होगी 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अब केस क्या है बेटा, जो बोर्ड में आपसे कई बार पूछा गया है, कहा जाता है अगर दोनों शीट्स जो है इन दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी बिल्कुल सिमिलर हो, यानी बिल्कुल सेम हो मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो, यानी कि इस पर जितने प्लस चार्जेस हो उतने ही इस पर क्या दे दिए हैं, माइनस चार्ज दे दिए जाए। मतलब ये स्पेशल केस, इफ सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, प्लस सिग्मा, इस पर सारे के सारे प्लस चार्जेस हो, एंड सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस सिग्मा, इस पे सारे माइनस चार्जेस हो, लेकिन अमाउंट ऑफ चार्ज बिल्कुल सेम है, यानी इस पे अगर प्लस 5 है तो इस पे कितने -5, इस पे +2, इस पे -2, तभी तो सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा आएगी। इस पे प्लस चार्जेस, इस पे माइनस चार्जेस, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है। तो जरा सोचो अगर ऐसा हो जाएगा, मतलब क्या होगा समझ रहे हैं, मैं इधर डायग्राम बना दे रहा हूं इसका, ठीक है, मतलब कि कुछ ऐसा हो जाएगा, एक शीट ऐसी, इस पर मान लो अगर 4 प्लस चार्जेस हैं, और दूसरी शीट ऐसी, इस पर कितने हैं 4 माइनस चार्जेस, ऐसा कर दिया, इसका प्लस सिग्मा इसका माइनस सिग्मा, तब क्या हो जाएगा देखो, और जरा निकालें रीजन कैसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। पहला देखो इन फर्स्ट रीजन निकालो, फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, सिग्मा 1 की वैल्यू प्लस सिग्मा करोगे, सिग्मा 2 की वैल्यू माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, रिजल्ट 0, यानी कि ई इन फर्स्ट रीजन क्या आएगा 0। ई इन सेकेंड रीजन देखो, सिग्मा 1 की वैल्यू प्लस सिग्मा, सिग्मा 2 की वैल्यू माइनस सिग्मा, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस 2 सिग्मा आ जाएगा, देखो मैं कर दे रहा हूं ये वाला 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 की जगह बेटा प्लस सिग्मा, माइनस सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा रखोगे, यानी ये भी क्या आएगा प्लस सिग्मा, सिग्मा सिग्मा 2 से 2 कट जाएगा, यानी क्या बचेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और थर्ड रीजन में
प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, रिजल्ट इज अगेन व्हाट, जीरो। मतलब क्या हुआ कि अगर दोनों शीट्स के ऊपर चार्ज डेंसिटीज बिल्कुल इक्वल है और नेचर बिल्कुल अपोजिट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ कहां होगी, उनके बीच में होगी। अब इसको याद रखना, यही है बेटा कैपेसिटर। एक शीट ये है, एक शीट ये है, और दोनों शीट्स की जो सरफेस चार्ज डेंसिटीज का मैग्नीट्यूड वो बिल्कुल सेम है और चार्जेस बिल्कुल अपोजिट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, सिर्फ और सिर्फ बीच में। और कितनी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। यही है कैपेसिटर। कैपेसिटर अभी नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि दो प्लेन शीट्स ले लूं, दो प्लेन शीट्स ले लूं, मान लो एक शीट ये है और एक शीट ये, दो प्लेन शीट्स मैंने ले लिए और दो, इसमें मान लो एरिया अलग अलग है, मेरे पास बुक्स अभी एक साथ नहीं मिल रही है, दोनों को ऐसे रख दो, दोनों का एरिया बिल्कुल सेम है। इस पर प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू चार्ज दे दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, केवल केवल इनके बीच में। ना तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ना ही इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इसीलिए ऐसे सिस्टम को कहते हैं बाउंड एनर्जी सिस्टम। क्या कहते हैं, बाउंड एनर्जी सिस्टम। क्यों, क्योंकि देखो सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे सिस्टम की यही बीच में ही तो है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और होगी किधर, सोचो जरा, पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव। ठीक है, तो ये शीट्स कैसी हो गई, बाउंड एनर्जी सिस्टम। जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी वगैरह है, इन चार्जेस की एनर्जी, जो भी फोर्स वगैरह है, सब कहां लग रहा है, मैक्सिमम इनके बीच में लग रहा है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। अभी कैपेसिटर नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा। ठीक है, ये के हिसाब से पूछा गया है। ठीक है, कि अगर दोनों सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक की सरफेस चार्ज प्लस सिग्मा हो, एक की माइनस सिग्मा हो, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, पहले तो याद रखो, कहां होगी, बिल्कुल बीचों बीच में ही होगी, ना इधर ना इधर। और बीच में कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटीज अलग अलग है, अब बुक में कभी इसको सिग्मा 1 मान लेंगे, इसको सिग्मा 2। क्वेश्चन जो पूछ सकता है, कह देगा इसकी सिग्मा, इसकी बड़ी सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी छोटी है, तो क्या बदला है, केवल ही बदलेगा, सेंस नहीं बदलने वाला। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड -1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, बीच में इतनी होगी, थर्ड रीजन में इतनी होगी। अब दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सेम कर दी जाए, जो नॉर्मली पूछा था आपसे बोर्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, केवल और केवल बीच में। ठीक है, तो मैं इसको लिख दे रहा हूं, इतना कंप्लीट कर लो, फिर मैं इसको लिख दूं। इफ टू पैरेलल शीट आर प्लेस्ड, if two parallel sheet are placed of equal and opposite surface charge densities very close to each other। एक चीज ये भी ध्यान रखना बेटा कि बहुत ही नजदीक होनी चाहिए, ये नहीं कि बहुत दूर दूर हो, बहुत नजदीक हो। क्योंकि मैंने कहा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट तभी लगाओगे जब डिस्टेंस क्या हो, बहुत ही कम हो। यानी अगर मान लो दोनों प्लेट्स के बीच की सेपरेशन कितनी है, d है, देन d शुड बी वेरी स्मॉल। और अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टू द लेफ्ट ऑफ एंड राइट ऑफ द शीट्स विल बी जीरो, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन बिटवीन द प्लेट व्हिच इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, व्हिच इज नथिंग अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, व्हिच विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर। दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट प्लेन शीट। इस पे एक सवाल, अभी 2-3 सवाल आपको करा देते हैं। एक क्वेश्चन आना तय है, सीबीएसई बोर्ड में 2019 में पूछा गया था, एंड देन 2020 यानी इस ईयर में शेल पूछी गई थी, स्फेरिकल शेल जो अगला टॉपिक है। तो इस बार इसके चांसेस सीबीएसई बोर्ड में काफी ज्यादा है। ठीक है, आईएससी बोर्ड में सिंपली गॉस थ्योरम की डेफिनेशन पूछी गई थी, वो भी 1 नंबर में। ठीक, और एक क्वेश्चन पूछा गया था जो अभी शेल का है, नेक्स्ट टॉपिक पे भी हम डिस्कस करेंगे। बट सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत खास हो जाती है इस खासियत से, क्योंकि ये 19 में पूछी गई थी, 20 में शेल पूछा गया था, तो फिर इस सेशन में आने के चांसेस के ज्यादा है। एज फार एज आईएससी एंड यूपी बोर्ड कंसर्न, दोनों बोर्ड्स के बच्चों को इसको पढ़ना चाहिए हर कीमत पे, क्योंकि सवाल दोनों से पूछा जा सकता है। ठीक, बेसिकली जो डेरिवेशन पैकेट है, ठीक है, इस पे कुछ 1-2 क्वेश्चन करा देते हैं, सवाल कैसे लगाते हैं। ठीक है, कंप्लीट कर लो इतना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 2 शीट्स दी गई बेटा आपको। एक है शीट ए जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 दिया गया है, एक है शीट बी जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 दिया गया है। आपसे पूछा गया है इन दोनों की वजह से इनके बीच में कहीं पॉइंट कोई और है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो मान लो एक शीट ये है आपके पास, एक शीट ये है, दोनों ऐसे रखे गए। ठीक, ये है आपका सिस्टम, इस पर एक चार्ज है। ठीक, बहुत पतली शीट्स दोनों है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 दी गई है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 दी गई है। दोनों के बिल्कुल बीच में यहां कहीं किसी पॉइंट पर, ये इस पॉइंट पर आपसे पूछा गया है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो एक एक करके सॉल्व करें। जैसे मान लो इस वाली शीट की वजह से
इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, इस तरफ। और इसी पॉइंट पर इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, ऊपर की तरफ, क्योंकि शीट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या बताई थी, उस शीट से परपेंडिकुलर आउटवर्ड ही होगी। मतलब ये हो गया कि इस शीट की वजह से सिग्मा 1 की वजह से इस पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, कुछ ऐसी। ये हो गई E1 ड्यू टू सिग्मा 1 वाली सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से। सिग्मा 2 की वजह से कैसी होगी, कुछ ऐसी। ये हो गई E ड्यू टू 2, यही तो होगा E1 E2। तो नेट क्या आएगा, सवाल ही खत्म हो गया। ये बस डायग्राम समझना था आपको। अब इस नेट E की वैल्यू बता सकते हैं आप ना, E इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ E1 E2 cos ऑफ थीटा। और ये दोनों आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे ना। इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से ऊपर, ये दोनों कैसे होंगे, बिल्कुल ऐसे जाएंगे। देखो इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आएगी, इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी आएगी। ये ऐसे 90 डिग्री बनेगा। तो cos थीटा में 90 रखो तो cos 90 जाएगा 0, बात ही खत्म। अंडर रूट E1 की वैल्यू बताओ। अब आपको पता है एक बहुत पतली सी शीट है, उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे चले जाओ तो वैल्यू हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E1 की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर प्लस E2 क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर। वो पैकेट पूरा 0 हो गया है, क्योंकि cos थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, तो पैकेट पूरी 0 हो जाएगी। बस इसी को सॉल्व कर लेना, बात खत्म। हालांकि सॉल्व नहीं करना है, इसको ही छोड़ सकते हो आप, वैल्यू ऐसे ही आपको दिया गया था। सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। चाहो तो सॉल्व करना है, इसको क्या कर सकते हो, E इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर। देखो इसको क्या कर सकते हो, नीचे 4 देखो 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचेगा, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर। अब ये पूरा बाहर क्या निकाल सकते हो, देखो 4 का रूट के बाहर आएगा 2, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आएगा दिस अंडर रूट ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर। दिस विल बी द आंसर, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर। कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड में 2019 का बेटा क्वेश्चन है। 2019 में पूछा गया है आपको, दो शीट्स दी गई हैं इनफाइनाइट साइज की शीट्स है। एक शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, एक शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी -2 सिग्मा है। दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी दी गई, D। आपसे पूछा गया है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन इन फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन और थर्ड रीजन। हालांकि क्वेश्चन में कहा गया था इसको प्लेट 1, इसको प्लेट 2 कहा गया था फ्रॉम द लेफ्ट, इन द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट प्लेट, राइट ऑफ द सेकंड प्लेट एंड इन बिटवीन द टू प्लेट्स। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वही करना है आपको। फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड रीजन में, थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है और उसका डायरेक्शन भी बताना है। ठीक, कैसे करेंगे भाई फर्स्ट रीजन में इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी वजह से भी होगी, यहां पर भी इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इस रीजन में भी इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सब निकाल के जैसे सिंपली ऐड करते हैं भाई। अब इतना याद होना चाहिए कि किसी एक शीट की वजह से, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती थी, किसी पॉइंट r डिस्टेंस पर, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपको याद रखना है, इसी फॉर्मूले की मदद से हम निकालेंगे। ठीक है, डायरेक्शन वगैरह ध्यान रखना है, बस और क्या। चलो देखो फर्स्ट रीजन में ये है हमारा फर्स्ट रीजन, ये है सेकेंड रीजन, और इधर आगे राइट ऑफ द शीट दिस -2 सिग्मा इज द थर्ड रीजन। फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, देखो ये प्लस सिग्मा है और ये -2 सिग्मा दिया गया है। इसका मतलब यहाँ इस शीट पे कैसे चार्ज होंगे, माइनस, और इस शीट पे कैसे चार्ज होंगे, प्लस। तो इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी भाई, पॉजिटिव चार्ज से शीट से अवे। ये हो गई किसकी डायरेक्शन, E1 की। ठीक, अच्छा इस रीजन में E2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, क्योंकि माइनस है ना, तो माइनस चार्ज अगर कोई शीट है तो माइनस चार्ज की तरफ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ना। मतलब इस रीजन में इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, कुछ इस तरफ। मैग्नीट्यूड कितना होगा E2, और डायरेक्शन कैसी होगी, टुवर्ड्स द शीट, क्योंकि नेगेटिव चार्ज से टुवर्ड्स द चार्ज जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज से अवे। अच्छा बीच में आ जाओ, यहां पर प्लस से अवे, यानी कि E1 कुछ ऐसी होगी, और माइनस से भी टुवर्ड्स, यानी कि E2 भी कुछ ऐसी होगी ना। दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे सेम होगी। ठीक, इधर आ जाओ, प्लस चार्ज से अवे, यानी कि E1 तो कुछ ऐसा होगा। ठीक,
और माइनस, देखो इस रीजन में जा रहे हो ना, प्लस चार्ज से अवे और माइनस से टुवर्ड्स द माइनस चार्ज, मतलब ये हो गया क्या आपका E2। इतनी बात में कोई दिक्कत? सोच लो, आराम से देख लो, सोच लो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो रही ना? इसकी वजह से E1, इसकी वजह से E2 इस रीजन में, बीच में E1 E2, ठीक। और इस तरफ इसकी वजह से E1, इसकी वजह से E2। अब आप डायरेक्शन ध्यान रखते हुए वैल्यू सॉल्व करें। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से क्या होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। तो E इन द फर्स्ट डायरेक्शन या फर्स्ट रीजन, E1 की वैल्यू बताओ कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इधर जा रहा था ना, तो ये एक्स एक्सिस की तरफ मान लो, तो ये हो गया क्या आई कैप। प्लस में या माइनस में? माइनस में जाएगा ना, क्योंकि देखो इधर जा रहे हो, मतलब क्या माइनस आई कैप हो गया, ठीक। इधर आ जाओ, प्लस E2 कैसा हो, देखो E2 ये है ना, इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैंने बताओ तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। यहां कितना सिग्मा दिया गया है इसका, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, यानी क्या आई कैप। अब गलती कहां हो जाती है आपसे, कभी कभी गलती आप इस प्लस 2 सिग्मा की जगह माइनस 2 सिग्मा लिख देते हैं। इसको समझ लो, सरफेस चार्ज डेंसिटी कोई वेक्टर थोड़ी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी। माइनस साइन तो सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है ना कि यहाँ पे चार्जेस कैसे हैं, माइनस है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स होगी, तो लिया आई कैप। अब आई कैप भी ले रहे हो, फिर -2 लगाओगे तो क्यों, मतलब नहीं बनता ना। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी में जो सिग्मा की वैल्यू रखोगे तो केवल क्या रखोगे, 2 सिग्मा, बिकॉज इट इज ए स्केलर फंक्शन, ठीक है। तो प्लस 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, E in the first reason it will be equals to what, sigma upon epsilon naught I cap minus sigma upon 2 epsilon naught I cap। बात करते, ये हो गई फर्स्ट रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। और सेकंड रीजन बात करें बेटा, ध्यान देना सिग्मा को -2 सिग्मा मत देना फॉर्मूले में, सिग्मा केवल मैग्नीट्यूड लिया जाएगा, माइनस साइन सिर्फ इंडिकेट करता है कि माइनस चार्ज है, ठीक है। तो उसके लिए टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड पहले तुमने ले लिया E2, ठीक है। सेकंड रीजन देखो, दोनों एक तरफ जा रहे हैं ना, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो E1 की वैल्यू कितनी होगी, E इन सेकंड रीजन, E1 की वैल्यू वही सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, किधर जा रहा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, यानी आई कैप, प्लस दूसरी वाली E2 भी तो इधर ही जा रही है, और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना दिया गया है, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और किस तरफ जा रही है, ये भी आई कैप के लॉन्ग जा रही है, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, E इन द सेकंड रीजन विल बी, चाहे ऐसे हो जाएगा, कॉमन ले लो, पहले नहीं कॉमन लिया इसको पहले छोड़ दो, सिग्मा अपॉन 2 आई कैप प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई कैप। चाहो तो कॉमन लेके और सॉल्व कर सकते हो, मैं आगे नहीं बढ़ा रहा हूं, मुझे तो समझाना था केवल कैसे करते हैं। थर्ड रीजन देखो, E1 इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, तो E इन द थर्ड रीजन क्या हो जाएगा भाई, देखो E1 की वैल्यू हो जाएगी बेटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस चार्ज से अवे जा रही आई कैप, प्लस आई माइनस जा रही, तो E2 किधर जा रही, टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो मैग्नीट्यूड हो गया, और माइनस आई कैप हो गई क्या उसकी डायरेक्शन, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, तो थर्ड रीजन में क्या आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई कैप। तो ये तीनों डायरेक्शन में आपकी वैल्यू हो जाएगी, चाहे तो इसको सॉल्व करना चाहो आई कैप कॉमन लेके कर ही दो, E इन फर्स्ट रीजन आई कैप बाहर आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप, इसमें आ जाओ E इन सेकेंड रीजन में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई कैप, और इसमें आ जाओ E इन थर्ड रीजन में, इसमें आई कैप बाहर निकालोगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू I cap. This will be the direction and magnitude of the electric field in the first, second and third reason. ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखो, सिंपल सी आपको एक शीट दी गई है, एक M कोई प्लेन शीट है जिसकी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी दी गई है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। उसके बाद दो मेटेलिक शीट्स प्लेट्स रखी गई हैं, एक है मेटेलिक प्लेट ए, एक है मेटेलिक प्लेट बी। तो क्वेश्चन दिया गया है कि अगर ऐसा सिस्टम है तो क्या होगा, M अट्रैक्ट से, यानी ये शीट इसको अट्रैक्ट करेगी, या ये शीट बी को अट्रैक्ट करेगी, या ए बी को अट्रैक्ट करेगा, या बी ए को अट्रैक्ट करेगा, ठीक। सिंपल सा दिया गया। अब खुद सोचो, अगर इसकी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, प्लस सिग्मा दिया गया है ना, मतलब इस पे चार्जेस कैसे होंगे, प्लस, इस तरीके से।
अब इंडक्शन की वजह से जरा सोचो, इंडक्शन की वजह से इस शीट की वजह से इस मेटेलिक प्लेट के जितने भी नेगेटिव चार्जेस होंगे वो इधर आ जाएंगे और इधर क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस। इन दोनों में भी तो इंडक्शन लगेगा। अब इसमें इंडक्शन की वजह से अगर ये एंड पॉजिटिव है तो ये एंड कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, और ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक, कोई दिक्कत? मेटेलिक प्लेट शीट थी, इस शीट की वजह से या जो प्लस चार्जेस की वजह से इस मेटेलिक प्लेट में एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया इस तरफ, पॉजिटिव इसकी वजह से इधर पॉजिटिव इंड्यूस हो गया। ऐसे ही इस पॉजिटिव की वजह से इस मेटेलिक प्लेट के जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे वो इंडक्शन की वजह से इधर और पॉजिटिव वाले उधर हो गए। अब देखो क्या होगा, पॉजिटिव यहां पे एंड नेगेटिव है ना, तो क्या ये इसको अट्रैक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। अब सवाल मन में आ रहा होगा सर ये प्लस रिपल भी तो करेगा, बिल्कुल। लेकिन जरा देखो, इस शीट से इस एंड की डिस्टेंस मान लिया R1 है और इस शीट से इसकी डिस्टेंस मान लिया R2 है, तो जो फोर्स है जिसकी वजह से अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा वो तो R पे डिपेंडेंट होगा ना। F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R²। यहां पे देखो R की वैल्यू इस एंड से ज्यादा है, तो अगर इस एंड के लिए R की वैल्यू ज्यादा है तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। मतलब इसके बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा इसके और इसके बीच में लगने वाला रिपल्सिव फोर्स से। तो ये शीट इस मेटेलिक प्लेट को क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, यानी पहला ऑप्शन सही है। फिर ये प्लेट देखो, नेगेटिव पॉजिटिव, ये इन दोनों में एक दूसरे से कैसा लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अच्छा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, यानी ये शीट इसको भी अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। ये प्लेट भी बी को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मींस ए विल आल्सो अट्रैक्ट बी, एम अट्रैक्ट्स ए, एम अट्रैक्ट्स बी भी तो होगा। ये शीट इसको भी अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, बिकॉज़ ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज। बात फिर वही है, इसके बीच की डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। मतलब एम ए को भी अट्रैक्ट करेगा, एम बी को भी अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से ए बी को भी क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक, और ये बी देखो नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी क्या करेगी, दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। मतलब चार के चारों ऑप्शन क्या होंगे, इसके बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका बेटा, ये क्वेश्चन अच्छा है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड में या कंपटीशन में मिल सकते हैं। वैसे आपको 3 शीट्स दी गई हैं, ठीक है, मेटेलिक प्लेट्स आप कह सकते हैं, मेटेलिक प्लेट ए, बी एंड सी। और कहा गया है कि इन तीन के तीनों मेटेलिक प्लेट्स का एरिया बहुत बड़ा है, बहुत लार्ज सरफेस एरिया के, ठीक है। देन इस प्लेट ए को Q अमाउंट का चार्ज दिया गया है, इस प्लेट सी को -2Q अमाउंट का चार्ज दिया गया है, और ये कैसी है, न्यूट्रल है। ये है आपकी न्यूट्रल। ठीक, 3 प्लेट्स हैं, तीनों का एरिया बहुत बड़ा है, ए बी सी। ए को Q अमाउंट का चार्ज दिया गया, सी को -2Q अमाउंट का चार्ज दिया गया, बी आपकी कैसी है, न्यूट्रल है। देन कहा जा रहा है फाइंड द चार्ज अपीयरिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द राइट मोस्ट प्लेट। मतलब इस राइट मोस्ट प्लेट की जो आउटर सरफेस है, इस पर आपको बताना है चार्जेस कितने होंगे। ठीक है, सवाल समझ में आ गया। एरिया बहुत बड़ा है ना, जैसे मान लो ये ऐसा एरिया है, अब इसको अगर -2Q चार्ज दिया तो -2Q चार्ज पूरे एरिया पे आएगा ना, आउटर सरफेस इनर सरफेस दोनों पर। आपसे पूछा गया है कि राइट मोस्ट प्लेट के आउटर सरफेस पर कितना एरिया, कितना चार्ज होगा। अब ऐसे क्वेश्चन लगाने के लिए ना एक तरीका है, बता दे रहा हूं, उसी तरीके को फॉलो करना, अदरवाइज बड़ी कंफ्यूजन होती है। जितना भी सिस्टम पे नेट चार्ज होगा पहले वो निकाल लो, नेट चार्ज ऑन सिस्टम। तो नेट चार्ज कितना होगा, Q और -2Q, Q प्लस -2Q, यानी रिजल्ट इज व्हाट, -2। ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं, पूरे सिस्टम पर नेट चार्ज कितना है, -Q है, -2Q इस पर प्लस Q इस पर। अब किसी भी सिस्टम पे नेट चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इसमें चाहे जैसा मैं कर दूं चार्जेस का, बट जब सबको ऐड करोगे आप, पूरे सिस्टम का नेट चार्ज कितना आना चाहिए, -Q। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाओ। इसको कितना दिया गया है, +Q। तो सबसे पहले क्या किया करो, अगर -Q नेट चार्ज आ रहा है तो इसका हाफ इस प्लेट के एक एंड पर और अगले प्लेट के अगले एंड पर दे दिया करो। फिर से बता रहा हूं, पूरे सिस्टम का जो नेट चार्ज है -Q, उसका हाफ दोनों आउटर एंड्स के प्लेट्स पर दे दिया करो। यानी इस प्लेट के इस एंड पर -Q का हाफ कितना बेटा, -Q/2, और जो बाकी बचा -Q/2 वो इधर आ जाएगा, ये ऐसा। अब और चेक करें हमारा कॉन्फ़िगरेशन सही है कि नहीं। अब सोचो जरा, यहां पर -Q/2 है, इस प्लेट को कितना चार्ज देना है, +Q ना। अब जरा सोचो कि इसकी इस इनर सरफेस पर कितने चार्ज होंगे। अगर आप इसको 3Q/2 दे दो
तो ऐड कर देखो 3q/2 और माइनस q/2 कितना आएगा 3q माइनस q दैट व्हाट 2q/2 2 से 2 कटेगा क्या बचेगा q, यानी इस प्लेट पर नेट चार्ज कितना है q ही तो है, ये तो देना था। ठीक है, अच्छा अगर इस प्लेट पर बेटा 3q/2 आया तो इस चार्ज की वजह से इंडक्शन की प्रॉपर्टी के नाते इस न्यूट्रल प्लेट के इस एंड पर कितना चार्ज आएगा -3q/2। समझ लेना इस चीज को, ये प्लेट हो गई +3q/2। अब इसकी वजह से इस भाई मेटेलिक प्लेट है मतलब मेटल है मतलब चार्ज तो होंगे ही होंगे ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होंगे। इस +3q/2 की वजह से यहां पर कैसे चार्ज इंड्यूस होंगे, बिल्कुल अपोजिट, यानी +3q/2 की वजह से -3q/2। ठीक है, अच्छा अब ये प्लेट कैसी थी न्यूट्रल, तो अगले एंड पर जरूर और जरूर कितने चार्ज होने चाहिए +3q/2 +3q/2 -3q/2, रिजल्ट क्या आ गया 0। प्लेट भी कैसी थी न्यूट्रल थी। इस +3q/2 की वजह से इस पर कैसे चार्ज इंड्यूस्ड होंगे, जो थर्ड प्लेट सी है उसका ये वाला सरफेस -3q/2, यही तो होगा -3q/2। अब जरा इस पे देख लो तुम्हारे चार्जेस कैसे हैं, सही हैं कि नहीं है। तो इसके ऊपर एक -3q/2 इस सरफेस पर है और इस सरफेस पे चार्ज कितना है -q/2, ऐड कर लो -4q/2, 2 से 2 कट जाएगा -2q और इस पे -2q चार्ज। मतलब आपने जो कॉन्फ़िगरेशन किया तो बिल्कुल सही था। 90% केसेस में तो हाफ हाफ करके आप दोगे तो आंसर आपका सही आ जाएगा। कभी कभी नहीं आता है, फिर आपको जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा कि कैसे कैसे है, इसको कितना दें, इसको कितना दें, इसको कितना दें, इसको कितना आएगा इंडक्शन। ठीक है, बाकायदे। लेकिन नॉर्मली जितने सवाल लगाए जाते हैं इस टाइप के वो ऐसे आ जाते हैं, टोटल चार्ज निकालो सिस्टम का, हाफ हाफ दोनों के आउटर प्लेट्स पे दे दो, बीच वाले सिस्टम पे आप कॉन्फिगरेट करते हुए आराम से चले जाइए। एक तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसमें सवाल और क्या बढ़ाता है, पूछ लेता है कि इस मान लो जैसे इस क्वेश्चन में नहीं था, अगर क्वेश्चन को और अब बढ़ाना चाहे तो पूछ लेगा इस सरफेस इस प्लेट की चार्ज डेंसिटी बताओ, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इस प्लेट की कितनी होगी। ठीक है, अब अगर ये -2q आपको ध्यान में हो तो आप वहां से भी कर सकते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज कितना है इसके ऊपर -2q और इसका एरिया कितना है a, तो -2q अपॉन ए, ये इसकी चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, इसकी चार्ज डेंसिटी, इसकी चार्ज डेंसिटी, किसी की भी चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हैं आप। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकता है, यहां पर पूछेगा तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये न्यूट्रल था इसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं, वहां पर कोई चार्ज ही नहीं था, और इसकी वजह से भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सबकी वजह से निकाल लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपको फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, बट ऐसे क्वेश्चन जब भी है तो उसको हाफ हाफ करके चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट करते चले जाओ, और एट द एंड आप देखेंगे कि जो चार्ज यहाँ पर आ रहा है ना, उसको ऐड करने पे सिस्टम पर टोटल चार्ज या उस प्लेट का जो टोटल चार्ज है उतने आप आपको क्या होगा मिल जाएगा। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस हैं शीट्स पर, और तो इसमें बहुत ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, कैसी और और क्वेश्चन दिया गया, सिंपल सा आपको एक ऐसे प्लेन शीट्स दी गई है। ठीक है, इस पे जितने प्लस है उतने इस पे माइनस पूछा गया है कि यहाँ 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 इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, बीच में कितनी होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब इसका एक क्वेश्चन और करा देना, वो क्वेश्चन बहुत प्यारा है, आपसे पूछा भी गया है कंपटीशन में, एससी वर्मा सर की बुक का क्वेश्चन है, वो सवाल अच्छा है। ठीक, उसको जरा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, इसको कंप्लीट कर लो। देखो क्वेश्चन क्या है, टू लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स आर पैरेलल टू ईच अदर विद अ सेपरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर, यानी दो लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स बना लेते हैं आप, दो लार्ज ऐसे कंडक्टिंग प्लेट्स है, काफी बड़ी हैं, इनके बीच की सेपरेशन आपको दी गई 2 सेंटीमीटर, यानी 2 × 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इस बात को ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट नियर वन ऑफ द प्लेट रीचेस द अदर प्लेट इन 2 माइक्रोसेकंड। तो ये तो कहा रहेगा किधर से किधर जा रहा, तो कोई भी एक ले लो, यहां से मान लो एक इलेक्ट्रॉन चलता है और अगले प्लेट के पास तक पहुंच जाता है, और ऐसा करने में उसको टाइम लग रहा है 2 माइक्रोसेकंड, यानी 2 × 10⁻⁶ सेकेंड्स। फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द इनर सरफेस, आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी बतानी है सरफेस की, इनर सरफेस की कितनी होगी। सवाल समझ में आ गया, दो प्लेट्स हैं, कुछ नहीं बताया गया था कैसी प्लेट्स हैं, क्या बस कहा गया दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलल रखी गई हैं, इनकी सेपरेशन इतना है, और एक इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट पे था वो एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ इतने टाइम में पहुंचता है। आपको बताना है इस सरफेस, इसकी इनर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी। तो मान लेते हैं भाई, चले पॉज करके एक बार ट्राई कर लो, खुद से आ जाएगा तो ट्राई कर लिया। चलो देखो, लेट मान लिया सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी, मान लिया कि इनर सरफेस की चार्ज डेंसिटी कितनी है सिग्मा है। अब जरा सोचो कि अगर इलेक्ट्रॉन बेटा इधर से इधर जा रहा है तो जा क्यों रहा होगा,
इलेक्ट्रॉन अगर जा रहा है तो कोई ना कोई उसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा। लगाएगा कौन? इधर से इधर जा रहा है ना, मतलब यहाँ पे जरूर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पे कैसे चार्ज होंगे? निगेटिव। तभी सॉरी 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 यहाँ पे कैसा चार्ज रहा होगा? निगेटिव। और यहाँ पे कैसा होगा? पॉजिटिव। तभी तो इस इलेक्ट्रॉन ने इस रिपल्शन फेस किया होगा और इससे अट्रैक्शन फेस किया होगा, इधर गया होगा। इसका मतलब एक चीज तय हो गई, ये प्लेट निगेटिव है, ये प्लेट पॉजिटिव है। अच्छा, कहा गया इनर सरफेस चार्ज डेंसिटी बतानी है। चार्ज इसकी, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी भी सेम ही होगी, इसकी प्लस होगी, इसकी प्लस होगी, इसकी माइनस होगी। ठीक है, अब जरा सोचो कि दो प्लेट्स हो गई। अगर दो प्लेट्स होती हैं जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट होती है, तो उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है भाई? याद करिए, केस याद कराया था ना, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये हो गया कि हो सकता है हमारे इन दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्जेस ऐसे रहे होंगे जिसकी वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगी होगी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे क्या लगा होगा? एक फोर्स, और उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन इस प्लेट की तरफ चला। और तो कोई सिचुएशन होगी नहीं, यही तो होगा। चलो तो पहले निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी दोनों प्लेट्स के बीच में बेटा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 1। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, क्योंकि हमने पहले पढ़ा होगा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स। और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता था भाई? हमने कहा था F इज इक्वल टू QE। ठीक, तो हमारे चार्ज के ऊपर मान लो कितना इलेक्ट्रॉन है, सॉरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है? QE, और इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी, E की वैल्यू उठा पुट कर दो, यानी Q इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतने फोर्स की वजह से, Q इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतने फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चल पड़ा। ठीक है, अच्छा जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो एक एक्सीलरेशन इसके अंदर आएगा। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ये तो कहता है ना कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई चार्ज पार्टिकल जिसका मास m है, उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा तो इट विल हैव एक्सीलरेशन a। तो पहले तो ये बताओ कि जो फोर्स लगेगा न्यूटन लॉ की मदद से कितना लगेगा? F इज इक्वल्स टू ma। यानी उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया है QE, और उसके मास पर a एक्सीलरेशन आ रहा है कितने फोर्स की वजह से? F। ये दोनों फोर्सेस सेम ही तो होंगे, तो कंपेयर कर दो, यानी m इंटू a इज इक्वल्स टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से बेटा a की वैल्यू निकाल लो, a इज इक्वल्स टू q e बाई m। F इज इक्वल्स टू QE था, F इज इक्वल्स टू ma था, इन दोनों को कंपेयर कर लिया, QE इज इक्वल्स टू ma, e की वैल्यू उठा के पुट कर दी, ये इतना आ गया। अब देखो जो आपका इक्वेशन ऑफ मोशन है, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या कहता है भाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन? S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सवाल ही खत्म हो जाता है। यहां से यहां तक जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है? S, और उसकी वैल्यू कितनी दी गई है आपको? 2 सेंटीमीटर, यानी कि S की वैल्यू हो गई 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। U क्या था? इनिशियल वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन वाज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या दी गई थी उसकी? 0 दी गई थी, तो ये पैकेट पूरा 0 हो गया, प्लस हाफ एक्सीलरेशन कितना है? ये सिग्मा Q अपॉन m एप्सिलॉन नॉट, Q इंटू सिग्मा अपॉन m इंटू एप्सिलॉन नॉट, और t का स्क्वायर। t कितना दिया गया? देखो इतना माइक्रो सेकंड लग रहा था, हमने सेकंड चेंज कर लिया, यानी कि 2 इंटू 10 रेज़ टू द माइनस 6 का स्क्वायर। एक ही अननोन चीज तो है सिग्मा, बाकी सब तुमको पता है। देखो सिग्मा की वैल्यू निकालो, देखो 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2, ये हटाई दो, बात ही खत्म हो गई। ऐसे ही दिखा के 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा कितना? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। एप्सिलॉन नॉट भी ऊपर आ जाएगा कितना बेटा? 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ये ऊपर चला गया, क्यू नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। क्यू क्या था? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कितना? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 31, सॉरी माइनस 19 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक, इंप्लाइज दैट करेंगे आप तो आएगा 0.55 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब कूलम पर मीटर स्क्वायर। दिस विल बी द आंसर, 0.55 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है शीट में, कहीं से भी पूछेगा। बेसिक्स अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन उसके लगा सकते हैं। ठीक है, बोर्ड में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे, एक दो पूछे गए तो मैंने आपको बता दिया, एक दो सवाल आपको कंपटीशन लेवल बता दिए शीट में। इतनी चीजों को पढ़ते रहिए, बाकी और भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो लेट मी नो। और नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है गॉस थ्योरम का लास्ट एप्लीकेशन, दैट इज स्फीयर,
कि अगर कोई स्फेयर है उसकी वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो कैसे निकालें। ठीक, टिल देन इतना कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।